प्रीति राठी केस वो 2013 का केस जिस पर पूरा देश रोया था। आपने अब तक हैवानियत की दर्जनों दास्तान सुनी होंगी, लेकिन जो सच्ची कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसे सुनकर आप भी सिहर जाएंगे, अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। 2013 में घटी इस घटना पर तब लगभग पूरा देश रोया था। इस केस की सुनवाई के दौरान मामले की पैरवी कर रहे वकील ने इस अपराध को महिला चाहती के साथ की गई अब तक की सबसे बड़ी हैवानियत करार दिया था। वहीं इस केस की सुनवाई कर रहे जज ने फैसला सुनाते समय ऐसी टिप्पणी की थी जिसे सुनकर हर किसी की आंखों में आंसू आ गए थे। आखिर ये घटना क्या थी और कहते हैं कि इस केस की सुनवाई के दौरान जज ने क्या टिप्पणी की थी, इस केस में और क्या कुछ हुआ था। चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में। तारीख 1 मई 2013। वैसे तो ये तारीख अधिकतर लोगों के लिए आम दिनों की तरह थी। दिल्ली के नरेला में रहने वाली प्रीति राठी के लिए ये दिन बेहद खास था। आज पहली बार प्रीति दिल्ली के बाहर जा रही थी। पहली बार घर छोड़कर बाहर जाने की वजह से मन में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन खुशी भी थी क्योंकि प्रीति वह कारनामा कर चुकी थी जिस पर उनके परिवार को नाज था। 23 साल की प्रीति राठी ने दिल्ली से नर्सिंग की पढ़ाई की थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह मिलिट्री हॉस्पिटल में नर्स बनना चाहती थी। इसके लिए उसने तैयारी भी शुरू कर दी। इस दौरान इंडियन नेवी में नर्स की वैकेंसी निकली। जॉब के लिए अप्लाई किया, एग्जाम में शामिल हुई और सफल भी हुई। प्रीति और नर्सिंग ऑफिसर भी कागजी कार्यवाही पूरी हो चुकी थी और प्रीति को बंबई के कोलाबा में स्थित नौसेना ऑफिस में रिपोर्ट करना था। ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, इसी वजह से प्रीति बंबई जा रही थी, जो कि परिवार की बेटी पहली बार दिल्ली से बाहर जा रही थी। इसीलिए प्रीति को बंबई तक छोड़ने के लिए पिता अमर सिंह राठी, चाचा विनोद कुमार दहिया और चाची सुनीता दहिया भी साथ जा रहे थे। इन सभी को रथ एक्सप्रेस से बंबई बांद्रा स्टेशन पर पहुंचना था। समय 1 मई 2013 को ट्रेन दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन पर आकर रुक जाती है। ट्रेन रुकते ही प्रीति अपने परिवार वालों के साथ जल्दी से ट्रेन में सवार हो जाती हैं और सभी अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं और ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ती है। इस ट्रेन में काफी भीड़ थी। सीट पर जितने लोग थे वह तो थे, इसके अलावा काफी लोग खड़े भी थे, इसीलिए बुग्गी के अंदर घमाघमी कुछ ज्यादा थी। ट्रेन के अंदर भीड़ के बीच एक युवक ऐसा भी था जिसने अपना चेहरा गमछे से छुपाया था और कैप पहना हुआ था। वह किसी से बातें नहीं कर रहा था, लेकिन कभी उठकर बाथरूम की तरफ जाता तो कभी वापस आकर सीट पर बैठ जाता और वह अक्सर प्रीति को झांकने की कोशिश करता था। ये बात प्रीति के परिवार वालों ने भी नोटिस की थी और वह कुछ ज्यादा ही सतर्क हो गए थे। खैर, भीड़भाड़ और घमाघमी के बीच सभी लोग लगभग सो गए। रात यूं ही गुजर जाती है। सुबह होते ही सभी लोग उठ जाते हैं और इधर ट्रेन भी अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ते हुए बंबई पहुंचती है। तारीख बदलकर 2 मई 2013 हो चुकी थी। प्रीति और उसके परिवार वालों को बांद्रा टर्मिनल पर उतरना था। सुबह के 8:05 पर ट्रेन बांद्रा स्टेशन पहुंच जाती है और प्रीति, उसके पिता, चाचा और चाची सभी ट्रेन से उतर जाते हैं। यहाँ से अब सभी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। ट्रेन से उतरने के बाद प्रीति थोड़ी थकी हुई महसूस कर रही थी, इसलिए वह थोड़ा धीरे चल रही थी, जबकि प्रीति के पिता और उसके चाचा चाची प्रीति से कुछ कदम आगे चल रहे थे। जब प्रीति ने देखा वह चलने में अपने पिता और चाचा चाची से काफी पीछे हो गई, तो वह भी अपने कदम को तेजी से बढ़ाना शुरू कर देती है ताकि वह लोगों के पास पहुंच सके। अभी प्रीति ने अपने कदम तेजी से आगे बढ़ाने शुरू ही किए थे, अचानक प्रीति महसूस करती है कि किसी ने उसके कंधे पर पीछे से छुआ। प्रीति के कदम अचानक रुकते हैं और वह पीछे मुड़कर देखती है किसने उसे छुआ। प्रीति जैसे ही अपना चेहरा पीछे करती है, उसे वही लड़का दिखता है जो अपने चेहरे को गमछे से छुपाकर उसी ट्रेन में ही बैठा था और लगातार उसे देखने की कोशिश कर रहा था। उसे देखने के बाद प्रीति कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह नकाबपोश लड़का एक डिब्बा निकालता है और अगले ही पल में कुछ प्रीति के चेहरे पर फेंकता है। जैसे ही वह फेंकी गई चीज प्रीति के चेहरे पर पड़ती है, अचानक प्रीति दहाड़े मारकर चिल्लाना शुरू कर देती है। प्रीति की आवाज सुनकर उसके पिता और चाचा चाची दौड़कर उसके पास आते हैं। दूसरे पैसेंजर भी प्रीति के आसपास जमा हो जाते हैं। प्रीति के हालात देखकर लोगों को समझ आता है कि दरअसल किसी ने उसके चेहरे पर कुछ फेंक दिया। प्रीति के पिता और चाचा चाची जैसे ही प्रीति को संभालने की कोशिश करते हैं, एसिड के कुछ हिस्से प्रीति के कपड़ों से उनके हाथों पर लग जाते हैं और उन लोगों के भी हाथों में जलन शुरू हो जाती है। फिर भी वह सभी अपने दर्द को भुलाकर प्रीति को संभालने लगते हैं।
प्रीति के पिता और चाचा तुरंत उसे उठाते हैं और स्टेशन मास्टर के ऑफिस में लेकर चले जाते हैं, जो कि प्रीति काफी तकलीफ में थी और जख्म काफी गहरा थे। इसीलिए रेलवे अधिकारी तुरंत प्रीति को दूसरे अस्पताल में भेजने की तैयारी शुरू कर देते हैं। स्टेशन से सभी घायलों और प्रीति को बाबा हॉस्पिटल के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन प्रीति की हालात बहुत नाजुक गंभीर थे, इसलिए उसे बाबा हॉस्पिटल की बजाय पास के ही गुरु नानक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। उधर वह नकाबपोश लड़का प्रीति पर एसिड फेंकने के बाद भागने लगता है। तभी प्रीति की चीख सुनकर ठीक प्रीति के नजदीक खड़े शमीर शेख नाम का एक युवक तुरंत उस डिब्बे को उठाकर समझने की कोशिश करता है कि अचानक से हुआ क्या। तभी डिब्बे से एसिड समीर के हाथों पर गिरता है। वह तुरंत डिब्बा नीचे फेंकता है और समझ जाता है कि इस लड़की पर एसिड अटैक हुआ और वह तेजी से उस नकाबपोश व्यक्ति के पीछे भागना शुरू कर देता है। साथ ही चिल्लाता है, सलीम, सलमान, उसे पकड़ो। दरअसल सलीम और सलमान भी समीर के साथ ही थे। साथ ही अपने दोनों जानने वालों को भी उस नकाबपोश लड़के को पकड़ने के लिए कहता है। वह लोग भी उसे नकाबपोश का पीछा करने लगते हैं, लेकिन कुछ ही पलों में वह नकाबपोश उन सभी को चकमा देकर भाग जाने में कामयाब हो जाते हैं। शमीर शेख, सलीम और सलमान, ये तीनों नाम याद रखिए, क्योंकि इसमें इन तीनों ने आगे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रीति को गुरु नानक हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है, जहां उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, जबकि प्रीति के पिता, चाचा चाची और समीर शेख को भी बाबा हॉस्पिटल ले जाते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर सपोर्ट पंचनामा बनाना शुरू कर देती है। समीर के जख्म ज्यादा गहरे नहीं थे, इसलिए उसे हॉस्पिटल से कुछ ही देर बाद छुट्टी मिल जाती है और उसे पुलिस वापस घटना स्थल पर लेकर आती है और उसके बयान के आधार पर पंचनामा दर्ज करना शुरू कर देती है। इसके अलावा पुलिस वहां से सबूत भी इकट्ठा करती है, जो कि प्रीति को बाबा हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा गया था, लेकिन उसकी हालात ज्यादा गंभीर थे, इसलिए जल्दबाजी में गुरु नानक हॉस्पिटल में ले जाया गया था। लेकिन समस्या ये भी थी कि गुरु नानक हॉस्पिटल में बंद यूनिट नहीं था और वहां कई अन्य सुविधाएं भी नहीं थी। इसलिए कुछ देर के बाद प्रीति को गुरु नानक हॉस्पिटल से मसीना हॉस्पिटल रेफर कर दिया जाता है। मसीना हॉस्पिटल पहुंचते ही प्रीति का इलाज शुरू होता है। इधर पुलिस भी प्रीति का बयान दर्ज करने के लिए मसीना हॉस्पिटल पहुंचती है, लेकिन जख्म इतना गहरा हुआ था कि प्रीति की आवाज जा चुकी थी। प्रीति का चेहरा बुरी तरीके से जल चुका था, साथ ही उसके गर्दन पर भी गंभीर घाव हुए थे। इस कारण प्रीति का बयान दर्ज नहीं किया जा सकता। प्रीति के शरीर पर जरूर गहरे जख्म थे, मगर प्रीति का हौसला अभी नहीं टूटा था और वह पूरे जज्बे और हिम्मत से लड़ रही थी। प्रीति चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी, तो उसने हाथों से लिखने का इशारा किया। इसके बाद प्रीति को पेन और पेपर दिया गया। प्रीति लिखकर डॉक्टर और अपने माता पिता से बात करने लगी। इस वारदात की खबर मीडिया में फैल चुकी थी और धीरे धीरे यह खबर अखबारों और टेलीविजन की सुर्खियां बनने लगी थी। देखते ही देखते देश भर में ये मुद्दा छा गया। ये एसिड अटैक के खिलाफ सड़कों पर उतरना शुरू हो गए और देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया गया और जल्द से जल्द प्रीति के गुनहगारों को गिरफ्तार करके सजा देने की मांग शुरू की गई। पुलिस पर भारी दबाव भी था, वह तुरंत अपराधी को गिरफ्तार करे, लेकिन समस्या ये थी कि अपराधी का कहीं से कोई सुराग नहीं मिला था। हालांकि घटना के समय स्टेशन पर मौजूद कुछ गवाहों के बयान के अनुसार अपराधी का स्केच पुलिस ने तैयार करवा लिया और अपराधी की तलाश शुरू हो गई, मगर पुलिस के हाथ खाली थे। मई 2013 को पवन कुमार नाम का एक लड़का प्रीति की बहन तनु को फोन करता है और प्रीति के बारे में पूछता है कि वह कैसी है। पवन कुमार बीटेक का स्टूडेंट था और प्रीति से उसकी पुरानी जान पहचान थी। इस बात की जानकारी तनु ने अपने पिता अमर सिंह राठी को दी और अमर सिंह जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों को इस बात की जानकारी देते हैं। पवन कुमार नाम के एक लड़के ने फोन करके प्रीति का हालचाल पूछा। जानकारी हाथ लगने के बाद पुलिस ने जो स्केच गवाहों के बयान के आधार पर बनाया था प्रीति को दिखाया और प्रीति से पूछताछ की, क्या तुम इन्हें पहचानती हो? जवाब में प्रीति ने बोर्ड पर नाम लिखे थे, जिसमें सत्यम, अंकुर और पवन कुमार। प्रीति के अनुसार इसमें दिख रहा लड़का इन तीनों में से कोई एक था, क्योंकि प्रीति ने पवन कुमार का नाम लिया और पवन कुमार ने फोन करके प्रीति का हालचाल जाना था। इसीलिए पुलिस अनुमान लगाती है कि शायद पवन कुमार ने प्रीति पर एसिड फेंका होगा और वह जानना चाह रहा होगा कि प्रीति जिंदा है या मर गई। इसीलिए पवन कुमार को शक के दायरे में लेते हुए पुलिस जांच शुरू कर देती है और तुरंत पवन कुमार की तलाश में लग जाती है। कुछ दिनों की खोजबीन के बाद 9 मई 2013 को पुलिस पवन कुमार को गिरफ्तार कर लेती है
इस गिरफ्तारी की खबर के बाद लोगों का गुस्सा और बढ़ जाता है और वह जल्द से जल्द अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की मांग करना शुरू कर देती हैं। प्रीति के जल्द से जल्द स्वास्थ्य होने की भी दुआएं कर रहे थे, मगर प्रीति के हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे थे। मसीना हॉस्पिटल में आए हुए उसे कई दिन हो चुके थे और यहाँ प्रीति की सर्जरी भी हो गई थी, मगर हालात सुधरने की बजाय बिगड़ते जा रहे थे और धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे थे। मसीना हॉस्पिटल डॉक्टर को लगने लगा कि हालात ज्यादा गंभीर हो रहे हैं। दोनों ने तुरंत प्रीति को रिपोर्ट करते हुए बम्बई हॉस्पिटल भेज दिया ताकि बेहतर इलाज मिल सके, क्योंकि इस केस में लोगों का सीधा जुड़ाव हो चुका था और लोग हर पल प्रीति के हालात के बारे में जानना चाहते थे। इसीलिए सरकार की ओर से प्रीति को बेहतर से बेहतर इलाज देने की व्यवस्था की जाती है। जैसे ही प्रीति को बम्बई हॉस्पिटल लाया जाता है, देश के टॉप स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम बनाई जाती है और उन्हें प्रीति के इलाज का जिम्मा दिया जाता है। लाख कोशिशों के बावजूद भी हालात सुधरने की बजाय बिगड़ते जाते हैं और प्रीति वेंटिलेटर सपोर्ट पर चली जाती है। फिर भी हार नहीं मानते हैं और प्रीति की जान बचाने की हर संभव कोशिश करते रहते हैं। इस केस को लगभग 2 महीने हो चुके थे और प्रीति हालात से लड़ रही थी, लेकिन 1 जून 2013 को दिल की धड़कन रुकने की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। मौत की यह खबर देश में गम और गुस्से की लहर दौड़ जाती है। हर कोई प्रीति के जाने से सदमे में था कि मौत के बाद पोस्टमार्टम किया जाता है और उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली लाया जाता है। लेकिन प्रीति के घर वाले मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए अंतिम संस्कार करने से मना कर देते हैं और प्रीति के शव के साथ ही एक प्रदर्शन रैली निकाली जाती है। अंत में सरकार की ओर से सीबीआई जांच का आश्वासन मिलने के बाद पूरे राज्य की सम्मान के साथ प्रीति का अंतिम संस्कार किया जाता है और अंतिम संस्कार के बाद हर किसी की एक ही मांग थी कि जल्द से जल्द प्रीति के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। पुलिस ने भी पवन कुमार नाम के लड़के को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन समस्या ये थी कि पवन कुमार के खिलाफ किसी भी तरह का सबूत नहीं मिल रहा था। रेलवे पुलिस भी अब तक पवन कुमार के खिलाफ कोई सबूत नहीं ढूंढ पाई थी। इसी बीच प्रीति के पिता अमर सिंह राठी ने अपने स्तर से पता लगाना शुरू कर दिया तो ये बात सामने आई कि 2 मई 2013 यानी घटना वाले दिन पवन कुमार बम्बई में नहीं था, बल्कि वह रोहतक में था। बाद में पुलिस भी पवन कुमार के फोन का लोकेशन हिस्ट्री निकलवाती है तो पता चलता है कि घटना वाले दिन पवन कुमार वास्तव में रोहतक में था। पुलिस की बजाय प्रीति के पिता द्वारा ये पता लगाना कि पवन कुमार उस दिन रोहतक में था, पुलिस की कड़ी नाकामी थी और ये इस बात का भी संकेत था कि पुलिस इस घटना की जांच सही तरीके से नहीं कर पा रही है। इसीलिए प्रीति के पिता कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल करते हैं और सीआईडी बम्बई से जांच की मांग करते हैं। ये मांग मान ली जाती है और मामले की जांच सीआईडी बम्बई को दी जाती है। हाथ में आते ही सीआईडी बम्बई जांच के सिलसिले में सबसे पहले प्रीति राठी के घर जाती है और कुछ जानकारी जुटाना शुरू कर देती है। सीआईडी के अधिकारी प्रीति के कुछ नजदीकी रिश्तेदारों से भी पूछताछ करते हैं। रिश्तेदारों से पूछताछ के दौरान एक रिश्तेदार पुलिस वालों को बताती है कि पड़ोस में ही रहने वाले अंकुर पवार नाम का एक लड़का प्रीति से एक तरफा प्यार करता था। उसने प्रीति को प्रपोज किया था, लेकिन प्रीति ने साफ मना कर दिया। इसके अलावा अंकुर पवार प्रीति से ही शादी करने की जिद कर रहा था, लेकिन प्रीति ने इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। इसी के बाद अंकुर ने प्रीति को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। पुलिस के लिए ये एक बहुत बड़ा सबूत था। पुलिस तुरंत अंकुर का पता लगाना शुरू कर देती है और पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। पुलिस अंकुर से पूछती है कि 1 मई 2013 को तुम कहां थे। इस पर ठीक ढंग से जवाब नहीं दे पाता और तुरंत अपने बयान बदलने लगता है। इसके अलावा पुलिस को यह भी नजर आता है कि अंकुर के दोनों हाथों पर जख्म के निशान है। ये जख्म वैसे ही थे जैसे एसिड से जलने पर होता है। अंकुर द्वारा बार बार बयान बदले जाने और अंकुर के हाथों पर जख्म के निशान देखकर पुलिस का शक और गहरा होता जाता है और वह अंकुर को पूछताछ के लिए 17 जनवरी 2014 को बम्बई लेकर आ जाती है। बम्बई आकर उससे कुछ और पूछताछ की जाती है और कुछ ही समय की पूछताछ में ये साफ हो जाता है कि एसिड फेंकने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि यही अंकुर पवार था। पुलिस तुरंत अंकुर को गिरफ्तार कर लेती है और उसके मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जेजे हॉस्पिटल भेज देती है। हॉस्पिटल से आने के बाद पुलिस अंकुर से पूछताछ शुरू कर देती है। पूछताछ में अंकुर बताता है कि दरअसल वह प्रीति को पसंद करता था और उससे ही शादी करना चाहता था।
लेकिन प्रीति ने मना कर दिया था। इसी से वह काफी गुस्से में था। इधर प्रीति ने इंडियन नेवी में भी नौकरी हासिल कर ली थी, जबकि अंकुर बेरोजगार बैठा हुआ था। इस कारण अंकुर के घर वाले उसे ताना देने लगे थे। इससे भी अंकुर को प्रीति से काफी जलन होने लगी थी। इसी के बाद अंकुर ने तय कर लिया था कि वह प्रीति को सबक सिखाएगा। प्रीति ने नेवी में नौकरी हासिल की थी। इस बात की जानकारी आसपास के लोगों को भी लग चुकी थी और लोग ये भी जान चुके थे कि 1 मई को प्रीति बंबई जाएगी। अंकुर को भी इस बात की जानकारी हो चुकी थी, इसीलिए ट्रेन में सवार हुआ था। अंकुर ट्रेन के अंदर ही प्रीति पर एसिड फेंकना चाहता था, लेकिन ट्रेन के अंदर भीड़ काफी ज्यादा थी और ऊपर से अंकुर लगातार ट्रेन में प्रीति को घूर घूर कर देख रहा था। इस कारण उसके माता पिता कुछ ज्यादा ही सतर्क हो गए थे। इसीलिए ट्रेन के अंदर अंकुर को प्रीति के ऊपर एसिड फेंकने का मौका ही नहीं मिल पाया। वैसे सुबह 4 बजे अंकुर ट्रेन की टॉयलेट के पास भी जाकर खड़ा हुआ था कि अगर प्रीति यहाँ आए तो वह यहीं पर एसिड फेंक देगा, लेकिन प्रीति वहां नहीं गई। इसीलिए अंकुर का प्लान यहाँ फेल हो गया। आखिरी में जब ट्रेन से उतरती है तब अंकुर उस पर एसिड फेंकता है। अंकुर ने जरूर अपना गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन पुलिस के सामने सबूत जुटाने की बड़ी चुनौती थी। इसीलिए पुलिस अंकुर पवार के खिलाफ सबूत जुटाने में लग जाती है। सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि आखिर अंकुर को एसिड दिया किसने था। जांच पड़ताल के दौरान खुलासा होता है कि अंकुर ने मुकेश भार्गव नाम के एक दुकानदार से ये कहते हुए एसिड खरीदा था कि उसने अंकुर बैटरीज नाम से एक अपनी दुकान खोली है, इसीलिए उसे एसिड चाहिए। अंकुर ने दुकानदार को कहा था कि वह बहुत ज्यादा एसिड खरीदेगा, लेकिन ज्यादा एसिड खरीदने से पहले वह सैंपल देखना चाहता है। इसीलिए दुकानदार ने उसे बतौर सैंपल एक हॉर्लिक्स के डिब्बे में लगभग 2 लीटर एसिड दिया था। सबूत और मजबूत होने के लिए अंकुर की डिटेल निकलवाई जाती है तो पता चलता है कि 1 मई को अंकुर निजामुद्दीन स्टेशन पर था और फिर उसकी लोकेशन 2 मई की सुबह यानी घटना वाले दिन मुंबई के बांद्रा स्टेशन टर्मिनल पर थी। पुलिस आइडेंटिफिकेशन के लिए एक साथ कई लोगों को खड़ा किया जाता है, उसमें अंकुर भी शामिल होता है। उसके बाद उन लोगों को बुलाया जाता है जिन्होंने पहली गवाही दी थी कि हमने एसिड फेंकने वाले को देखा है। उन गवाहों में से शमीर शेख, सलीम शेख और सलमान शेख अंकुर को देखते ही तुरंत पहचान लेते हैं और पुलिस वालों को बताते हैं कि ये वही लड़का है जो एसिड फेंकने के बाद भाग रहा था। दरअसल जब अंकुर एसिड फेंक कर जैसे ही पीछे मुड़ा था तो उसके चेहरे से वह गमछा हट गया था, क्योंकि समीर शेख ने ही सबसे पहले एसिड फेंकने वाले व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की थी और भागने के दौरान एक बार अंकुर पीछे मुड़ा, इसीलिए समीर शेख ने उसका चेहरा भी देख लिया था। इसके अलावा सलीम और सलमान भी अंकुर का चेहरा देख चुके थे, इसीलिए परेड के दौरान इन दोनों ने भी उसे पहचान लिया। परेड के दौरान समीर इस बात की पुष्टि करता है कि पुलिस ने जो डिब्बा घटना स्थल से बरामद किया था वही तो उसने अंकुर के हाथ में देखा था। इन तीनों के अलावा पवन मालवीय नाम का भी एक व्यक्ति अंकुर की पहचान करता है। इसके अलावा एक और व्यक्ति परेड के दौरान अंकुर की पहचान करता है और इस बात की गवाही देता है कि अंकुर उस रात ट्रेन में मौजूद था, क्योंकि लगभग 4 बजे उन्होंने अंकुर को टॉयलेट के पास खड़ा देखा था। सभी पुख्ता सबूत जमा करने के बाद इस केस में अंकुर पवार को मुख्य आरोपी बनाते हुए चार्जशीट फाइल की जाती है और मामले की सुनवाई स्पेशल सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट ग्रेटर बंबई में शुरू होती है। ये जानकर आपका खून खौल जाएगा कि जब अंकुर को सुनवाई के लिए कोर्ट में लाया जाता है तो वह अक्सर मुस्कुराते हुए आता है। कई बार वह मुस्कुराते हुए विक्ट्री साइन दिखाता है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से कुल 37 गवाह पेश किए जाते हैं। कोर्ट में भी आकर समीर, सलीम और सलमान शेख अंकुर की पहचान करते हुए गवाही देते हैं। सभी सबूतों और गवाहों को देखने के बाद आखिरकार स्पेशल कोर्ट द्वारा प्रीति राठी के अपराधी अंकुर पवार को आईपीसी की धारा 302 और धारा 326 के तहत दोषी पाते हुए मौत की सजा सुनाई जाती है और 5000 का जुर्माना भी लगा दिया जाता है। ये भारत के इतिहास में पहली बार था कि जब एसिड अटैकर को फांसी की सजा सुनाई गई थी। इस मामले में पैरवी कर रहे स्पेशल पब्लिक प्रेस रिपोर्टर सिम लेकर अंकुर की इस हैवानियत को किसी भी महिला के खिलाफ की गई अब तक की सबसे बड़ी हैवानियत करार दिया था। वहीं इस मामले की सुनवाई कर रहे जज ने फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की थी कि एसिड अटैक की वजह से हुई थी।
अगर प्रीति अपना चेहरा देख लेती तो वह शायद उसी दिन मर जाती। ये टिप्पणी अंकुर की दरिंदगी को बताने के लिए काफी है। अंकुर की दरिंदगी अभी कम नहीं थी। अंकुर पवार कितना बड़ा शैतान और पत्थर दिल था, आइए इसका अंदाजा आपको इस बात से भी होता है कि जब जज ने उसे फांसी की सजा सुनाई तो उसके चेहरे पर जरा भी डर भाव नहीं था। उसने प्रीति के साथ जो भी किया था उसे उसका कोई भी अफसोस नहीं था। वह कोर्ट में बड़ी बेशर्मी से मुस्कुरा रहा था। उसकी एक क्रूर हंसी प्रीति के परिवार बालू के जख्म पर नमक जैसी थी। बंबई सेशन कोर्ट से भले ही अंकुर को फांसी की सजा मिल गई, मगर अंकुर ने बंबई हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील कर दी। हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस बीपी धर्मवीर और जस्टिस पीडी नायक कर रहे थे। इस मामले की लंबी सुनवाई के बाद जून 2019 में बंबई हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फांसी के फैसले को उम्र कैद में बदल दिया। वैसे जिस दर्द से प्रीति गुजरी थी और जिस दर्द से प्रीति के माता पिता गुजरना पड़ा था, उसके सामने शायद उम्र कैद की सजा बहुत कम है, फांसी की भी कम है। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।